one and all, my dear and little students. So I am Ruksar ma'am. So welcome back to my YouTube channel. So today I am here with the rest of the chapter of standard 8, that is chapter number 3, Indian Constitution. So dear student, I hope you all have watched my part 1 video. In that previously we have studied that what is constitution, how the constitution is formed. Okay. So in this video, part 2 video, we are going to study the silent features of our constitution. Okay. So I will explain you line by line. Okay. But before my explanation, as always, I suggest you, if you haven't watched my part 1 video or if you haven't read the chapter, then you must first of all do that. Okay. So here we go. Let's start the chapter. Silent feature of our constitution. Now what is the features of our constitution? Okay. It is given to you in that democratic rule, one feature is given to you. Secularism is another feature is given to you, that is republic. Then after federal state, this much features is given to you. Fundamental rights. Okay dear students. So let us see one by one. Democratic rule. India has adopted the democratic system of government. Now which type of government our country has? So our country has democratic government type. Okay. In democratic, that means for the people, of the people and by the people. लोगों के द्वारा, लोगों के लिए और लोगों से चलने वाली सत्ता. ठीक है. This kind of government type is our country have. Okay. जनरल इलेक्शंस आर हेल्ड इन अवर कंट्री एवरी 5 years. हमारी कंट्री में जनरल इलेक्शंस होते हैं एवरी 5 years. ओके. हर 5 साल में जनरल इलेक्शन हेल्ड होते हैं. Citizens above the age of 18 are eligible to cast their vote. Now, in these elections, who is eligible to cast their vote? Citizens who are 18 or above the 18 years, जिनकी एज 18 साल की है या फिर 18 साल से ज़्यादा है, ऐसे सिटीजन्स इस इलेक्शन में अपना वोट कास्ट करते हैं. ओके. वी कैन नॉट इमेजिन डेमोक्रेसी विदाउट इलेक्शन. अभी कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री है तो उसमें हम डेमोक्रेसी को इमेजिन नहीं कर सकते कि विदाउट इलेक्शन वो कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री है. नो. अगर डेमोक्रेटिक टाइप है गवर्नमेंट का तो वहाँ पर इलेक्शन कंपलसरी होता है. ठीक है. सो हियर द लाइन गिवन दैट वी कैन नॉट इमेजिन डेमोक्रेसी विदाउट इलेक्शन. बिना इलेक्शन के हम डेमोक्रेसी को इमेजिन नहीं कर सकते, उसके बारे में सोच भी नहीं सकते. Peoples all over the country play their role in electing their representatives. Now, people all over the country, जितने भी कंट्री में लोग हैं वो क्या करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इलेक्टिंग द रिप्रेजेंटेटिव. उनका रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. हर एक सिटीजन का डिसीजन इंपॉर्टेंट होता है. हु इज 18 और अबोव 18 years, वो अपना वोट कास्ट करके अपना डिसीजन बताता है. ठीक है. एनी वोटर ऑफ द कंट्री कैन कंटेस्ट एन इलेक्शन इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज हर रिलीजन, कास्ट, क्लास और जेंडर. नाउ एनी वोटर ऑफ द कंट्री का कोई भी वोटर हो कैन कंटेस्ट, वो भी इलेक्शन में खड़ा हो सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज हर रिलीजन, कास्ट, क्लास और जेंडर. और उसके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता है उसके रिलीजियस के बेसिस पे या फिर उसकी कास्ट के बेसिस पे या फिर उसका जो क्लास है उसके बेसिस पे या फिर उसके जेंडर के बेसिस पे. दैट मीन्स ही और शी कैन पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन, कैन कंटेस्ट इनटू द इलेक्शन. इलेक्शन में पार्ट भी ले सकता है. ओके. द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रूल फॉर 5 years. नाउ जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता है, जो सिटीजन्स इलेक्शन के थ्रू अपना रिप्रेजेंटेटिव अपने विलिंगनेस से चूज करते हैं तो वो कितने टाइम तक रूल करता है, फॉर 5 years. द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रूल फॉर 5 years. 5 साल तक वो रूल करता है. Every citizen enjoy the freedom to follow the religion of his her choice as well as freedom of speech, expression and thoughts. And every citizen in democratic country, हर citizen को क्या है, फ्रीडम, अपने मतलब फ्रीडम है, आज़ादी है अपनी विलिंगनेस से जो भी रिलीजन वो फॉलो करना चाहता है, जिस भी रिलीजन को प्रोपोगेट करना चाह रहा है, जिसका प्रचार करना चाह रहा है, तो ही और शी कैन, वो अपनी मर्जी से अपनी विलिंगनेस से कर सकते. हमारी कंट्री में हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच दी गई है, हमें हमारे
जो थॉट्स है किसी के सामने रखने की फ्रीडम है, हमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है और थॉट्स, ये सारी फ्रीडम्स हमें प्रोवाइड की गई इन ए डेमोक्रेटिक country, and our country have a democratic type of governing. Okay, so here we have completed one features. Now let us see the second feature, that is secularism. Okay, what is secularism? A secular nation means that the government does not conform to the norms of any particular religion in its system of governance. Now secularism, that means जो गवर्नमेंट है पर्टिकुलर कंट्री की, वो क्या करती है, अपने जितने भी नॉर्म्स होते हैं, रूल्स रेगुलेशन होते हैं, उसे किसी भी रिलीजन्स के बेसिस पे नहीं बनाती है, ठीक है, उसमें रिलीजन्स के कोई भी पर्टिकुलर नॉर्म्स को इंक्लूड करके नहीं बनाती है, ठीक है. So next, citizens are not discriminated on the basis of their faith, sect or religion. So जो citizens है, इंडियन सिटीजन, उनको डिस्क्रिमिनेट यानी उनमें भेदभाव नहीं किया जाता ऑन द बेसिस ऑफ देयर फेथ. उनका जो फेथ है या उनका जो सेक्ट है या रिलीजन है उसके बेसिस पे उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता, क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री में जो गवर्नमेंट होती है वो किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रोपोगेट नहीं करती है, ना उसके नॉर्म्स रूल्स रेगुलेशन गवर्निंग बॉडी के रूल्स रेगुलेशन में इंक्लूड होते हैं, ठीक है. एवरी सिटीजन एंजॉय द राइट टू फॉलो एंड प्रोपोगेट देयर रिलीजन ऑफ हिज हर चॉइस. हर सिटीजन को अपने जो विलिंगनेस से अपना जो रिलीजन है उसको प्रोपोगेट करने का क्या है, राइट दिया गया है, ठीक है. ही और शी कैन प्रोपोगेट हिज और हर रिलीजन. ओके, अपने रिलीजन का वो लोग प्रचार कर सकते हैं, ठीक है. नाउ डियर स्टूडेंट, टर्न द पेज एंड सी द on page number republic is given to you. Republic means a government that obtain power from the people directly or indirectly. Now republic का मतलब क्या होता है, republic means a government, ऐसी गवर्नमेंट जिसको पावर मिलता है डायरेक्टली या अनडायरेक्टली, किसके थ्रू, पीपल्स के थ्रू, ठीक है. उसकी जो कंट्री है उसके जो पीपल्स है उसके थ्रू से पावर मिलता है. We have adopted a democratic republic system of government, which means that power are not limited in the hands of few privileged peoples. Now, हमने क्या किया है, हमने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक सिस्टम अडोप्ट किया है गवर्नमेंट का, जिसका मतलब होता है कि जो पावर है, जो सुप्रीम पावर है, वो कुछ लोगों के हाथों में लिमिटेड नहीं है, ठीक है. वो सबको, रेदर इट इज़ एक्सेसिबल टू द ऑल द सिटीजन इररिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट, क्लास, रिलीजन एंड जेंडर. इसीलिए कुछ ही पीपल्स के हैंड्स में वो पावर नहीं है, क्योंकि वो सबको एक्सेसिबल यानी सबको दिया गया है. इंडियन सिटीजन जितने भी है सबके हैंड्स में पावर दिया गया है, ठीक है. इररिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, उनके कास्ट में, क्लास में, रिलीजन एंड जेंडर का डिस्क्रिमिनेशन किए बिना सारे इंडियंस को पावर्स अलॉट किया गया है, ठीक है. नाउ थिंग्स टू नो, यू कैन सी हियर, एनी कॉमन पर्सन, मैन, वुमन, बी it a hawker or a vegetable vendor can become the sarpanch of the village. Now here any common person, man या woman, कोई भी common person हो, चाहे वो man हो या woman हो, ठीक है. be it a hawker, या तो फिर वो एक hawker है या vegetable vendor ही क्यों ना हो, can become the sarpanch of the village, वो भी सरपंच बन सकता है विलेज का, ठीक है. for example, a mason Manji Bhai contested election of legislative assembly and become the मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, दैट इज MLA. नाउ एक मैसून है जिसका नाम क्या है, मंजी भाई. उसने क्या किया है, वो इलेक्शन में खड़ा हुआ था, कंटेस्ट किया था, पार्ट लिया था लेजिस्लेटिव असेंबली के, एंड बिकम, पार्ट लेने के बाद वो इलेक्शन जीत गया और वो क्या बन गया, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब MLA बन गया. ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, हियर फॉर द नेक्स्ट यू हैव गिवन सम चार्ट्स. इन दैट सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट आर गिवन to you, that is the arrangement of central government, how it works. okay, तो सबसे टॉप मोस्ट अथॉरिटी पे प्रेसिडेंट होता है. फर्दर उसके साथ कौन होता है, उसके अंडर में लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी होती है, ठीक है, जिसपे उसे कंट्रोलिंग करना होता है. देन आफ्टर लेजिस्लेचर में क्या आता है, पार्लियामेंट आती है. दैट पार्लियामेंट कंप्राइजेस 2 हाउस, दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा. एग्जीक्यूटिव में प्राइम मिनिस्टर आता है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आता है. एंड जुडिशरी में टॉप मोस्ट अथॉरिटी पे सबसे हाईएस्ट कोर्ट कौन सा होता है, दैट इज सुप्रीम कोर्ट. नेक्स्ट, स्टेट गवर्नमेंट का भी सिमिलरली सेम है. यू कैन सी हियर
टॉप मोस्ट ऑथोरिटी इन स्टेट गवर्नमेंट दैट इज गवर्नर। उसके अंदर में लेजिस्लेचर होता है, एग्जीक्यूटिव, चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं। फिर स्टेट के इंटीरियर सबसे हाईएस्ट जुडिशियरी कौन सी होती है, दैट इज हाई कोर्ट। ओके, लेजिस्लेचर में आप देख सकते हो स्टेट गवर्नमेंट लेजिस्लेटिव असेंबली दिया है, दैट इज विधानसभा, वी कॉल दैट विधानसभा और विधान परिषद। नाउ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन दिया है आपको एग्जीक्यूटिव्स में, लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव यानी विलेज एरिया में पंचायत होती है, एंड जो टाउन एरिया है या फिर सिटी एरिया है तो वहाँ पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और म्यूनसिपल बोर्ड्स होती है, ठीक है। एंड हाई कोर्ट के अंडर में कौन से कोर्ट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में वेरियस कोर्ट्स आ जाते हैं, ट्रायल कोर्ट या फिर लोक अदालत। ओके, लाइक दिस। सो हियर वी हैव seen that charts. Now turn the page and come on the page number 17. On that, legislature, executive and judiciary are the organ of the governments. Now government के main three organs कौन से हैं, legislature, executive and judiciary. These are three organs of the government. Which are the three organs of the government? That is, one is legislature, executive and judiciary. Okay, now what legislature does? Legislature makes laws. Legislature क्या करता है, laws बनाता है, वो laws create करता है। Executive with the help of civil services officer implements the law. Now executive क्या करता है, with the help of civil service, जो सिविल सर्विस ऑफिसर्स है उनकी मदद से इन लॉज को लागू करवाता है, ठीक है, इम्प्लीमेंट करवाता है। द लॉ एंड जुडिशरी मेक्स पीपल फॉलो द लॉ एंड डज द वर्क ऑफ प्रोवाइडिंग जस्टिस। नाउ जुडिशरी क्या करती है, व्हाट द जुडिशरी इज डूइंग, जुडिशरी मेक्स पीपल टू फॉलो द लॉ। जुडिशरी लोगों को ये जो रूल्स रेगुलेशन है, जो न्यू लॉ आया है उसे फॉलो करवाने का काम करती है, और डज द वर्क ऑफ प्रोवाइडिंग जस्टिस, और जुडिशरी लोगों को जस्टिस प्रोवाइड करने का काम भी करती है। नेक्स्ट यू कैन सी द फेडरल स्टेट, इन दैट इंडिया इज अ फेडरल स्टेट। नाउ इंडिया कैसा स्टेट है, एक फेडरल स्टेट है। देयर इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्जेक्ट ऑन विच द सेंट्रल और द स्टेट गवर्नमेंट कैन फ्रेम लॉज। नाउ इंडिया एक फेडरल स्टेट है, इसीलिए यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया गया है सब्जेक्ट्स का कि कौन से डिसीजंस पे, कौन सी चीज़ों पर सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाती है और कौन सी चीज़ों पर स्टेट गवर्नमेंट लॉज क्रिएट करती है, फ्रेम करती है। देयर आर 3 सच लिस्ट, और ऐसी 3 लिस्ट क्रिएट की गई है। यूनियन लिस्ट, फर्स्ट वन इज यूनियन लिस्ट, सेकेंड वन स्टेट लिस्ट एंड थर्ड वन इज कॉन्करेंट लिस्ट। ओके, लॉज फ्रेम्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट आर एप्लीकेबल टू एंटायर नेशन। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई लॉ फ्रेम करती है तो वो लॉ एंटायर गवर्नमेंट को एप्लीकेबल हो जाता है, एंटायर नेशन की जितनी भी गवर्नमेंट है सबको एप्लीकेबल हो जाता है। नाउ टर्न द पेज एंड कम ऑन द पेज नंबर 18। ऑन दैट फंडामेंटल राइट्स आर गिवन टू यू. Dear students, now let us see what is fundamental rights. Okay, fundamental rights of Indian citizens are provided by the Constitution of India that was adopted on the 26th of November in the year 1949. फंडामेंटल राइट्स क्या है, फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन वो किसने दिए हैं, प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने उसके सिटीजन्स को ये राइट्स प्रोवाइड किए गए, ठीक है। और ये राइट्स कब एडॉप्ट किए थे, ऑन 26 नवंबर इन द ईयर 1949। जब फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर्ड हो गया था उसी दिन हमने ये राइट्स एडॉप्ट किए थे, बट वॉज पुट इन यूज ऑन द 26 ऑफ जनवरी 1950। लेकिन उसका यूज़ कब से स्टार्ट किया गया था, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स हुआ था, यानी जब प्रैक्टिकली सिटीजन्स को मिला था तब, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को हमने फंडामेंटल राइट्स को यूज़ करना स्टार्ट किया था। द फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन गारंटी दैट द रेसिडेंट ऑफ द लैंड कैन बी लीड अ पीसफुल लाइफ एज लॉन्ग एज दे इनहेबिटेड द कंट्री। फंडामेंटल राइट्स क्या करता है, उसके जितने भी सिटीजन्स है कंट्री के, उसे गारंटी प्रोवाइड करता है कि वो जिस लैंड के रेसिडेंट है, जहाँ पर रह रहे हैं, वो वहाँ पर पीसफुली अपने लाइफ स्पेंड कर सकते हैं जब तक वो इस कंट्री में रहते हैं, ठीक है।
The individual fundamental rights of Indian citizen are most of the time similar in all the democratic countries. Now the individual fundamental rights जो दिए गए हैं Indian citizens को are most of the time similar in all the democratic countries. जो जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज है उनमें मोस्ट ऑफ टाइम्स ये फंडामेंटल राइट्स सिमिलर होते हैं. ठीक है. नाउ लेट अस सी विच फंडामेंटल राइट्स आर गिवन टू यू. इंडिविजुअल फंडामेंटल राइट्स टू इंडियन सिटीजन इंक्लूड द फॉलोइंग. नाउ जो इंडिविजुअल फंडामेंटल राइट्स दिए गए इंडियन सिटीजन्स को वो कौन कौन से हैं. लेट अस सी. इक्वलिटी बिफोर द लॉ, यानी हर सिटीजन्स को इक्वलिटी प्रोवाइड की गई है कानून की नज़र में. कोई भी रिच पुअर, कोई भी हिंदू मुस्लिम ऐसा नहीं है. ऑल द सिटीजन्स आर इक्वल इन टू द आई ऑफ लॉ. फ्रीडम ऑफ रिलीजन प्रोवाइड किया गया है फंडामेंटल राइट में. मतलब पर्टिकुलर कोई भी सिटीजन है तो ही और शी इज़ फ्रीली फॉलो हीज और हर ओन रिलीजन एज पर द चॉइस. अपनी विलिंगनेस से अपनी पसंद का कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकती है. ठीक है. फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड पीसफुल असेंबली. उसे फ्रीडम है कोई भी एसोसिएशन का हिस्सा, संगठन का हिस्सा बनने की, या फिर पीसफुली कहीं पर भी हम लोग असेंबली क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है. फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन दिया गया. राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द सिविल राइट. हमारे सिविल राइट के प्रोटेक्शन के लिए हम कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की राइट यूज कर सकते हैं. ओके. So dear students, here we end the chapter. I hope my explanation is enough for your studies. Okay. So dear student, I hope you are able to easily answer the exercise questions and fill in the blanks. So keep watching, stay home, stay safe. Okay. Thank you.